श्यामू, जा बेटा, अंदर से एक बाल्टी पानी और लेकर आ तो। आज बड़ी मेहनत लगेगी गाड़ी साफ करने में। अभी लाया बापू। ये कहकर श्यामू जल्दी से एक बाल्टी पानी भर कर ले आया, जिसकी मदद से उसके पिता रामू वहां खड़ी फॉर्च्यूनर कार को धोने लगे। श्यामू बड़े ही ध्यान से उस कार को देख रहा था और फिर, क्या हो गया? क्या देख रहा है श्यामू? बापू, मालिक की ये गाड़ी कितनी बड़ी है ना, और कितनी सुंदर भी। हाँ बेटा, बड़ी मशहूर फॉर्च्यूनर गाड़ी है ये। पूरे गांव में सिर्फ हमारे मालिक के ही पास है ये गाड़ी। हाँ फॉर्च्यूनर नहीं बापू, फॉर्च्यूनर गाड़ी है। हाँ, मैं एक बार इसके अंदर बैठकर देख लूं क्या? बस एक बार। नहीं नहीं श्यामू, तू बहुत शैतान है। अंदर कोई नुकसान कर दिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। नहीं बापू, मैं पक्का कुछ नहीं करूंगा। आप कहो तो मैं अंदर जाकर गाड़ी को अच्छे से साफ भी कर दूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये ले कपड़ा और अंदर बैठकर सारी सीटें अच्छे से साफ कर दे। ये कहकर रामू ने सफाई वाला कपड़ा श्यामू को पकड़ा दिया, जिसे लेकर श्यामू फौरन गाड़ी के अंदर चला गया और अंदर जाते ही वो तो बस गाड़ी को देखता ही रह गया। अरे बापू, अंदर से तो ये कार और भी बड़ी है, और इसकी ये सीटें, ये तो मुलायम बिस्तर है बापू। और ये क्या है बापू? अरे वो गाना बजाने की मशीन है, और वो वहां पर उस छेद से जो है ठंडी ठंडी हवा आती है। सच में बापू? हवा चलाकर दिखाओ ना बस एक बार। चुप कर, तू तो मरवाएगा आज। चल नीचे उतर तू, मैं साफ कर लूंगा गाड़ी अंदर से। नहीं ना बापू, मैं करूंगा ना। आप रुको तो। ये कहकर श्यामू जल्दी से गाड़ी की सीटों पर कपड़ा मारने लगा, और तभी रामू ने उसके पैरों की तरफ देखकर कहा, अरे मर गए श्यामू, ये क्या कर दिया? अंदर जाने से पहले पैर तो साफ कर लेता। ओह, देख तूने तो गाड़ी और गंदी कर दी। ये कहकर रामू भी गाड़ी के अंदर चला गया और श्यामू के पैरों से हुई कीचड़ को साफ करने लगा। लेकिन तभी वहां किसी की रौबदार आवाज गूंजी। अरे ओ छछुंदरों, क्या कर रहे हो मेरी गाड़ी के अंदर? मालिक, वो बस गाड़ी को अंदर से साफ कर रहे थे बस। दोनों बाप बेटे मिलकर बहुत हाथ साफ करने लगे हो आजकल। जल्दी बताओ, क्या चुराया मेरी गाड़ी से? श्यामू अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कार के मालिक चंद्रभान ने उसे गर्दन से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाल दिया और फिर गुस्से से बोला, इस गाड़ी को देखने से पहले अपनी औकात देख लड़के। तू और तेरा बाप 10 जन्म लेकर भी पैसे कमाओगे ना, तो भी इसकी एक लाइट तक नहीं खरीद पाओगे। मालिक माफ कर दीजिए, बच्चा है। पर तू तो इसका बाप है, इसे इसकी औकात में रहना सिखा। आइंदा ये मेरी गाड़ी के आसपास भी दिखा ना, तो दोनों बाप बेटों को कहां गाड़ दूंगा पता भी नहीं चलेगा, समझा? जी मालिक, माफ कर दीजिए। ये कहकर चंद्रभान तो वहां से चला गया, लेकिन श्यामू काफी देर तक वहीं खड़ा उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को देखता रहा और फिर, अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है? मालिक से मार खिलवा कर ही रहेगा तू आज। चल जल्दी चल यहाँ से। बापू आप देखना, एक दिन मैं भी ऐसी ही गाड़ी खरीदूंगा और आपको उसमें बैठाकर पूरा गांव घुमाऊंगा। अरे मेरे बच्चे, हम लोग गरीब हैं, हमें सपने भी अपनी औकात में रहकर देखने चाहिए। चल अब घर चल। इसके बाद रामू ने श्यामू का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर चला गया। लेकिन श्यामू बार बार पलटकर उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को देखता रहा, जो अब उसका सपना और उसकी जिद दोनों बन चुकी थी। फिलहाल इस इलाके में इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ चंद्रभान के पास ही थी। चंद्रभान इस इलाके का बाहुबली था और रामू उसकी हवेली में साफ सफाई का काम करता था। रामू की पत्नी की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसका इकलौता बेटा श्यामू घर पर अकेला न रहे, इसलिए वो उसे भी अपने साथ काम पर ले आया करता था। लेकिन उस दिन चंद्रभान की धमकी के बाद रामू ने श्यामू को अपने साथ लाना बिल्कुल बंद कर दिया। और फिर कुछ सालों के बाद, क्या बात है रामू, आज बड़ा खुश लग रहा है? मैंने सुना मिठाई बिठाई भी बांटी है आज तूने। अरे जी मालिक, वो मेरे सामू ने 12वीं में टॉप किया है, बस इसीलिए, बस बड़ा मेहनती बच्चा है। चाहे कितने भी मेहनत कर ले,
लेकिन अपनी किस्मत से थोड़े ही जीत पाएगा। जब तू गरीब है तो तेरा बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, हैं? सुन, मुझे मेरी फैक्ट्री में एक मजदूर चाहिए। कल भेज देना अपने लड़के को। महीने के 4,000 मिल जाएंगे। मालिक माफ कीजिएगा, पर वो शायद नहीं आएगा। वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है। तुम गरीब लोग ना सच में बेवकूफ ही होते हो। खाने को 2 रोटी के लाले हैं, लेकिन साहबजादे को पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है। अरे ये सब ना बस फिल्मों में होता है। आज नहीं तो कल तेरी तरह तेरे बेटे को भी मेरे ही तलवे चाटने हैं, समझा? इस बार रामू को भी चंद्रभान की बात दिल पर लग गई। उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाकर जब श्यामू को सारी बात बताई तो श्यामू ने भड़कते हुए उससे कहा, बस अब बहुत हो गया बापू। अब आप उस चंद्रभान के यहां काम नहीं करोगे। आप भी मेरे साथ शहर चलो। वहां मैं पढ़ाई भी करूंगा और कोई छोटा मोटा काम करके हम दोनों का गुजारा भी चला लूंगा। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगा और तुझे भी एक दिन वापस आना होगा और उस चंद्रभान को जवाब देना होगा। लेकिन उस दिन तेरी औकात उस चंद्रभान से बड़ी होनी चाहिए। बोल, अपने बापू की ये इच्छा पूरी करेगा ना? श्यामू ने पहली बार रामू की आंखों में बगावत और गुस्सा देखा था और यहीं से श्यामू को उसके जीवन का लक्ष्य मिल चुका था। वो अगले ही दिन शहर चला गया और फिर कुछ और सालों के बाद। सूरज, पिछले 1 महीने में यह तीसरी बार तुमने हमारी कार ठोकी है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? पापा, जो आपका है वो मेरा है, यह आपने ही तो कहा था ना। और वैसे भी पापा, अपनी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है तो इसे बदलने का वक्त भी आ गया है। फॉर्च्यूनर का नया और अपग्रेडेड मॉडल आया पापा। बहुत शानदार गाड़ी है। और पहले से कहीं ज्यादा महंगी भी है। अब देखो सूरज बेटा, अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब हमें सोच समझ के खर्च करना होगा। फॉर्च्यूनर छोड़ो, कोई सस्ती गाड़ी देख लेते हैं। नहीं पापा, फॉर्च्यूनर से नीचे किसी भी गाड़ी में पैर नहीं रखूंगा मैं। और हाँ, परसों मेरा बर्थडे है तो मुझे मेरा गिफ्ट मिल जाना चाहिए। ये कहकर चंद्रभान का इकलौता बेटा सूरज वहां से चला गया और चंद्रभान बैंक में फोन करके अपना हिसाब किताब देखने लगे। फिर सूरज के बर्थडे वाले दिन चंद्रभान के घर के बाहर एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर सूरज के दोस्तों ने उससे कहा, वाह यार, तेरे पापा तो बेस्ट है यार। सिर्फ एक बार कहने पर ही उन्होंने तेरे लिए नई फॉर्च्यूनर खरीद दी। हाँ तो इकलौता बेटा हूं मैं उनका, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं वो। चलो तुम सबको घुमा कर लाता हूँ अपनी नई फॉर्च्यूनर में। ये कहकर सूरज उस नई फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के गेट को हाथ लगाया तो वो अपने आप ही खुल गया और उसमें से एक हट्टा कट्टा नौजवान बाहर निकला, जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उसने बाहर निकलते ही सूरज के हाथों में हथकड़ी पहना दी और फिर, ये क्या कर रहा है इंस्पेक्टर? तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता नहीं है क्या मुझे? तुझे भी जानता हूँ और तेरे बाप को भी, लेकिन उससे पहले तू मुझे जान ले। मैं कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि इस इलाके का एसपी श्याम हूँ। और 2 दिन पहले जो तूने कांड किया था ना, उसके लिए तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। ये वही श्यामू था जिसे कई साल पहले चंद्रभान ने बेइज्जत करके अपनी कार से बाहर निकाला था। चंद्रभान ने उसे देखते ही पहचान लिया और फिर, रामू, कुछ समझाओ अपने बेटे को। एसपी बन गया है तो कुछ भी करेगा क्या? नहीं मालिक, जो सही है मेरा बेटा वही कर रहा है और अब मैं भी वही करूंगा। हाँ। ये कहकर रामू ने श्यामू के सिर पर हाथ रखा और बड़ी शान से अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाकर बैठ गया। इसके बाद श्यामू ने चंद्रभान की तरफ देखकर कहा, लेकर जा रहा हूं इसे। और हाँ, ये फॉर्च्यूनर मैंने खरीदी है अपने बापों के लिए। चंद्रभान अब ना तो बाहुबली था और ना ही इस लायक कि श्यामू से कुछ कह सके। दूसरी तरफ श्यामू के चेहरे पर सुकून था कि उसने अपने पिता से किया वादा पूरा कर दिया था और बचपन में देखा हुआ अपना सपना भी। भीखू और उसकी पत्नी ममता का एक छोटा बेटा था। भीखू और ममता सड़कों पर सामान बेचकर गुजारा करते थे और वहीं फुटपाथ पर एक छोटी सी झुग्गी में रहकर गुजारा कर रहे थे। ममता दोबारा गर्भवती थी
इसलिए वो झुग्गी के आसपास ही रुकने वाले वाहन के लोगों को सामान बेचती थी। एक दिन ममता पुल वाली लाल बत्ती काफी देर तक रहती है, इस वजह से वहां भीड़ भी काफी रहती है। मैं सोच रहा हूं आज थोड़ी देर वहीं सामान बेचकर आ जाता हूं। इतनी भीड़ में ध्यान से जाना, लाल बत्ती खत्म होते ही गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती हैं। भीखू पुल के नीचे सामान बेचने चला जाता है। ले लीजिए भैया, ये खिलौना आपके बच्चे के लिए, ये गुब्बारा ले लो भैया। हाँ हेलो, ये गुड़िया कितने की थी? 20 रुपए की है साहब। 20 रुपए? 10 रुपए की लगा ले, दे रहा है तो। इतनी देर में लाल बत्ती का सिग्नल खत्म हो जाता है। ले लो साहब, आप 10 रुपए ही दे दो। भीखू 10 रुपए लेकर जैसे ही गाड़ी वाले को गुड़िया पकड़ाकर पलटता है, एक गाड़ी उसे धक्का मार देती है। जैसे ही भीखू नीचे गिरता है, एक और गाड़ी उसे कुचल देती है। भीखू वहीं मर जाता है। भीखू के साथ एक और व्यक्ति जो सामान बेचता था, वो ये दुर्घटना देख लेता है और ममता को बताता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप मुझे क्यों छोड़ गए सूरज के बापू? बापू आप कहाँ चले गए? बोलो बापू। ममता सूरज के हाथ से भीखू का अंतिम संस्कार करती है। भीखू के देहांत के बाद ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन ममता बेटे सूरज और गोद की बच्ची को लेकर दिन भर सड़कों पर गुब्बारे बेचती थी। एक दिन, सूरज तू यहीं सोनी के पास रहना, आज धूप और गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों यहीं रहना। मैं कुछ गुब्बारे और पेन बेचकर सोनी के लिए दूध और तुम्हारे लिए रोटी ले आऊंगी। ममता गुब्बारे और पेन बेचने चली जाती है। साहब पेन ले लो, 10 रुपए में 5 पेन है, ले लो ना साहब। ले लो बीबी जी, ये गुब्बारा ले लो, आप खरीद लोगी तो मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। ममता बड़ी मुश्किल से कुछ गुब्बारे बेच पाती है और थोड़ा दूध और रोटी बच्चों के लिए खरीद कर लाती है। तभी एक महिला ममता के पास आती है। ममता, कल हमें ये झुग्गियां खाली करनी पड़ेंगी, यहाँ से अब तू भी कहीं और रहने की जगह ढूंढ ले। मैंने तो एक बस्ती में 100 रुपए किराए पर एक झुग्गी ले ली है, बस तुझे ही खबर देने आई थी। हे भगवान, अब अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों के रहने के लिए मुझ गरीब का घर कहाँ से लाऊंगी? ममता अपने बच्चों को लेकर एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है और एक महिला ऑटो रिक्शा से गिर जाती है। ममता भागती हुई महिला के पास जाती है। ओ भैया, कैसे ऑटो रिक्शा चला रहा था? देखकर नहीं चला जाता? जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ममता उस महिला को संभाले बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑटो वाला ममता और उस महिला को अपने ऑटो से उतार कर भाग जाता है। सूरज, जा जल्दी से उन भैया को बुला कर ला, वो माँ जी को अंदर ले जाएंगे। डॉक्टर उस महिला को देखता है। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अब इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता है। इनके घर से जो भी सदस्य हैं उन्हें आप बुला लीजिए। डॉक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? तभी ये अपने बारे में बता पाएंगे। 1 से 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उस महिला को होश आता है और वो अपने बारे में बताती है। मेरा नाम राज रानी है। पता नहीं उस ऑटो रिक्शा वाले ने कैसे चलाया कि अचानक से ठोकर लगी और ऑटो पलट गया। उसके बाद मुझे धुंधला सा याद है कि तुमने मुझे उठाया था और ऑटो में बिठाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुम मुझे यहाँ ले आई। माँ जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए आपको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। बेटी, मेरे पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गए हुए हैं, मेरी एक सहायता करो। एम्बुलेंस में मेरे घर तक पहुंचने में मेरी मदद कर दो। डॉक्टर, मैं बिल अकाउंट से भर दूंगी, आप एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ममता राज रानी को एम्बुलेंस में घर तक लेकर आती है। राज रानी को उस वक्त एक सहारे की बहुत जरूरत थी, जो ममता के रूप में उन्हें मिला था। घर पहुंचकर राज रानी अपने पति महेंद्र नाथ को फोन पर सारी बात बताती है। ममता, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, वो कल सुबह ही वापस आ रहे हैं। क्या तुम कल सुबह तक मेरे पास रह सकती हो?
ममता राजरानी की बातों को सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ ममता, तुम अचानक रोने क्यों लगी? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी, तुम अगर नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं। और फिर तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है। ममता राजरानी को अपने रोने का असली कारण बताती है और अपनी जिंदगी की सारी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर राजरानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ही बताइए माँ जी, अब मैं क्या करूं? अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। वहां सामने मेरी रसोई है, तुम वहां जाकर अपने लिए भी भोजन बनाओ, मेरे लिए भी, और इन बच्चों को भी खिलाओ। कब से तुम मेरी वजह से भूखी हो और बच्चे भी तुम्हारे साथ भूखे हैं। माँ जी, पहले आप ये दवाई ले लीजिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। ममता राजरानी और सूरज को खाना देती है और सोनी के लिए थोड़ा दूध भी गर्म करती है। अगले दिन जब महेंद्रनाथ वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी ममता का धन्यवाद करते हैं। ममता बेटी, तुमने राजरानी के लिए इतना सब कुछ किया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। धीरे धीरे राजरानी की तबीयत में सुधार होने लगता है। ममता राजरानी की बहुत सेवा करती थी। 1 महीने बाद राजरानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप ठीक हो गई हैं तो अब मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी आपके पास रहते इतने दिन हो गए। आपसे इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। ममता, सूरज मुझे नानी माँ कहकर बुलाता है। क्या ये बच्चे हमेशा के लिए अपनी नानी माँ के पास नहीं रह सकते? हाँ ममता बेटी, हम दोनों की कोई औलाद नहीं है, पर सूरज और सोनी को देखकर हमारे मन में नाना नानी वाला प्यार उमड़ पड़ा। तुमने राजरानी की माँ जैसे सेवा की है बेटा। हम अपनी बेटी को बेसहारा नहीं भटकने देंगे। ममता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। बेसहारा को सहारा मिल जाता है। ममता राजरानी के गले लग जाती है। उस दिन के बाद से ममता महेंद्रनाथ के कारोबार में उसका हाथ बटाने लगी और उसने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों के सपने पूरे किए। Thanks for watching.